पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि हुओ युहाओ और तंग वुतोंग दाओलिंग एम्पायर में हमला करने वाली उन दो सोल इंजीनियर लीजन से लड़ रहे थे। अब आगे देखेंगे। शाश्वांचन ने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसके शरीर से रोशनी चमकी और अचानक उसके हाथों में एक क्रिस्टल उभर आया। यह क्रिस्टल अंडाकार था और एक नवजात बच्चे के सिर जितना बड़ा था। इसकी सतह पर बहुत ही जटिल और बारीक नक्काशियां थीं, और इसके प्रकट होते ही यह एक शाही दबदबा फैला रहा था। हुओ युहाओ और तांग वूतोंग की हथेली और मुक्का लगभग एक ही समय पर उसके सोल प्रोटेक्टिव बैरियर पर लगे। डरावनी स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर एक साथ टकराई और क्लास 9 प्रोटेक्टिव बैरियर से एक तीखी चीख जैसी आवाज निकली। क्रिस्टल में दरारें पड़ने लगीं और खतरनाक ठंडक और टैंग वूटोंग के रेडियंट ड्रैगन बटरफ्लाई की दबदबेदार आभा उनमें भर गई। ठीक उसी समय वह अंडाकार क्रिस्टल एक तेज सुनहरी रोशनी से फट पड़ा। एक शक्तिशाली धक्का देने वाली ताकत ने हुओ युहाओ और तांग वूतोंग को जोर से पीछे धकेल दिया, और बस इतना ही नहीं, वह क्रिस्टल स्याश्वांचन के पूरे शरीर को एक सुनहरी अंडे जैसी परत से ढक रहा था। सू तियान्युअन की आंखें उस क्रिस्टल को देखकर लालच से भर गईं। वह अच्छी तरह जानता था कि यह क्या है। यह हर सोल इंजीनियर के लिए अनमोल खजाना था, यहां तक कि क्लास 9 सोल इंजीनियर्स के लिए भी। यह क्या है? हुओ युहाओ हैरान रह गया। उसकी अल्टीमेट आइस बहुत तीव्रता से चीजों को भेद सकती थी, और यिन यांग कॉम्प्लीमेंट विधि से दूसरी सोल कोर प्राप्त करने के बाद तो उसके स्नोलेस ग्लेशियर को साधारण प्रोटेक्टिव बैरियर्स बिल्कुल नहीं रोक सकते थे। लेकिन उसी पल शाश्वांचन की रक्षा क्षमता ने न सिर्फ उसकी अल्टीमेट आइस को रोक दिया, बल्कि इतना जोरदार धक्का भी दिया। यह किसी भी सामान्य सोल टूल से संभव नहीं था। आखिर उसके हाथ में क्या चीज थी? लिंक्ड रिंग, लॉक ऑन। शाश्वंचन पागलों की तरह दहाड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आराम से हुओ युहाओ और तांग वुतोंग का हमला सह लिया हो, लेकिन वास्तव में केवल वही जानता था कि वह कितने बड़े खतरे में था। अगर उसके हाथ में वह अजीब सा एगशेल जैसा क्रिस्टल न होता, तो हुओ युहाओ की अल्टीमेट आइस शायद उसे पूरी तरह जमा देती। भले ही वह मरता नहीं, लेकिन उसके विरोधियों का हमला वहीं नहीं रुकता। आगे के हमलों में उसका मरना तय था। भले ही वह अभी हाल ही में ईविलाइट टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन का कमांडर बना था, लेकिन फिर भी अपनी लीजन में उसकी प्रतिष्ठा अच्छी थी। उसकी दहाड़ सुनते ही ईविलाइट टायरेंट लीजन के बाकी सोल इंजीनियर्स ने तुरंत अपने लिंक्ड सोल टूल्स सक्रिय कर दिए। यह लिंक्ड रिंग खास तौर पर उन दुश्मनों को रोकने के लिए बनाई गई थी जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण जगहों तक पहुंच जाते थे। हुओ युहाओ भी मानता था कि प्रशिक्षण और कमान के मामले में सन मून एम्पायर अब भी सबसे आगे है। नीली रोशनी के घेरों की परतें एक के बाद एक चमकीं, और जल्द ही एक गोलाकार चक्र बन गया जहां तीव्र सोल पावर की तरंगें उठ रही थीं। लिंक्ड रिंग, डिफेंसिव बैरियर। शू तियान्युअन भी पीछे नहीं रहा। उसने भी तुरंत आदेश दे दिया। चारों बीस्ट रैंक्ड लीजन्स में इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन की गुणवत्ता सबसे बेहतरीन थी, और वे उतनी ही तेजी से हरकत में आए। शू तियान्युअन का लक्ष्य साफ था। वह हुओ युहाओ और तांग वुतोंग को घेरना चाहता था। उनकी लिंक्ड डिफेंस और ऑफेंस के साथ 300 से ज्यादा सोल इंजीनियर्स मिलकर किसी भी दुश्मन को मार सकते थे, चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो। हुओ युहाओ के दिल में एक आह निकली। ये बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन्स वाकई बहुत मुश्किल हैं। अगर पहले हमने उन सोल इंजीनियर्स को केओस में नहीं मारा होता, तो शायद हमारे पास कोई मौका ही नहीं होता। डू लिंग एम्पायर का रॉयल पैलेस अब पूरी तरह तबाह हो चुका था, लेकिन हुओ युहाओ को हर हाल में इन दोनों बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन्स को नष्ट करना था जब वे मुख्य सेना से अलग थे। लेकिन अभी यह मुमकिन नहीं था। अल्टीमेट डुलुओ भी उन दो सोल इंजीनियर लीजन्स से टकराने से कतराते जो पूरी तरह लिंक्ड डिफेंस में हो। एक बड़ा काला दरवाजा उभर आया। हुओ युहाओ को अब एक स्पेक्ट्रल गेट खोलने के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं थी। वह इसे तुरंत खोल सकता था। हुओ युहाओ ने तांग वुतोंग का हाथ पकड़ा, और वे एक चमक के साथ स्पेक्ट्रल गेट में गायब हो गए। अगर वे भागने की कोशिश करते, तो लिंक्ड अटैक्स उनका पीछा कर लेते, और रिंग शेप्ड लिंक्ड डिफेंस से बाहर निकलना भी सुरक्षित नहीं था। किसी भी तरह का कंसीलमेंट अब बेकार था, क्योंकि लिंक्ड अटैक्स पूरे क्षेत्र को कवर कर सकते थे। लेकिन हुओ युहाओ ने जो किया, दूसरी दुनिया में प्रवेश, वह कुछ ऐसा था जो सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग लीजन भी नहीं कर सकती थी। तो फिर ये दो लीजन्स क्या कर पाते? शाश्वांचन शू तियान्युअन के पास उड़कर आया। डर से कांपते हुए उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। दैट वॉज क्लोज। वे बहुत ताकतवर हैं,
और सबसे डरावनी बात यह है कि उनके पास कंसीलमेंट एबिलिटीज भी हैं, श्याशवांचन ने कहा। शू तियान्युअन ने श्याशवांचन के हाथ में पकड़े उस अंडे जैसे क्रिस्टल को देखा और भौहें चढ़ाईं। मैं जिस बात को लेकर ज्यादा चिंतित हूं वो है उनकी अभी अभी दिखाई गई एस्केप एबिलिटी। उनकी ऑरा हवा में गायब हो गई। क्या यह स्पेशल पावर हो सकती है? लेकिन स्पेशल पावर तो सिर्फ अल्टीमेट डूलो ही संभाल सकते हैं। डू लिंग एम्पायर में ऐसे लोग कब से आने लगे? श्याशवंचन ने मजबूरी भरी हंसी हंसी। चलो जल्दी निकलते हैं। चाहे ये दोनों कहीं से भी आए हों, ऐसा लगता है कि हमारे वे साथी जिनसे संपर्क टूट गया था, सब मारे जा चुके हैं। हमें तुरंत सोल टूल फ्रंट पर लौटकर तैयारी करके निकलना चाहिए। सभी को लिंक्ड डिफेंस बनाए रखने को कहो ताकि कोई हमें दोबारा घात न लगा सके। जितनी जल्दी हो सके निकलना है। हाँ, शू तियान्युअन ने सिर हिलाया। आखिर वे दुश्मन की सीमा में काफी अंदर थे। अगर वे युद्ध भूमि पर होते तो चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, वे अपनी सोल इंजीनियर लीजेंस पर भरोसा रखते। लेकिन यहां दो बेहद ताकतवर लोग आसपास छिपे हुए थे, जैसे पीठ में कांटे चुभ रहे हों। वे कभी भी हमला कर सकते थे, इसलिए सन मून एम्पायर के अंदर वापस लौटना ही सबसे सही था। भले ही उन्हें इस मिशन में भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन मिशन पूरा हो गया था। फिर भी उन्होंने कुछ काबिले तारीफ काम किया था। दोनों क्लास 9 सोल इंजीनियर्स थोड़ी देर व्यवस्था पर चर्चा करने के बाद अपनी लीजेंस को सोल टूल फ्रंट की ओर ले गए। भले ही शुरू से उन्हें अंदाज था कि सोल टूल फ्रंट शायद खोना पड़े, लेकिन डू लिंग एम्पायर का प्रतिरोध उनकी उम्मीद से बहुत कमजोर साबित हुआ। एक ही क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल ने पूरा रॉयल पैलेस मिटा दिया था, और अगर उसके बाद वे दो शक्तिशाली लोग नहीं आते तो दोनों लीजेंस लगभग पूरी तरह विजयी हो जाती। दोनों सोल इंजीनियर लीजेंस ने एक बार फिर अपनी फॉर्मेशन बदली। इस बार उन्होंने अपने बीच थोड़ा अंतर रखा। दोनों कमांडर्स ने हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल टेम्पेस्ट के ग्रुप अटैक की ताकत देखी थी, इसलिए उन्होंने दो गोलाकार रिंगें बनाई, एक बड़ी और एक छोटी। इविल आई टायरेंट लीजन बाहर थी, जबकि इंपीरियल ड्रैगन लीजन अंदर आराम कर रही थी। वे बारी बारी से डिफेंस बनाए रख सकते थे। अगर दुश्मन सामने आ जाए तो एक लेजियन डिफेंस संभालती, दूसरी सपोर्ट देती और डिफेंस को ऑफेंस में बदल सकती थी। अगर आगे कोई दुश्मन नहीं मिला तो वे आराम से इसी तरह आगे बढ़ सकते थे। डॉलिंग एम्पायर की सेना से उन्हें डर नहीं था, क्योंकि उसकी एलीट फोर्सेस श्रेक सिटी गई हुई थीं। इसलिए ये दोनों लीजेंस लगभग अजेय थीं। दोनों कमांडर्स ने अपनी लीजेंस की कमान तो पूरी तरह संभाली थी, लेकिन सोल टूल फ्रंट पर लौटकर उनके चेहरे काले पड़ गए। सोल टूल फ्रंट की डिफेंसेस अभी भी खुली थीं, लेकिन अंदर से संपर्क नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने देखा कि सॉल टूल फ्रंट के लिंक्ड ऑफेंसिव सॉल टूल चार्ज हो रहे थे और सीधा उन्हीं पर तने हुए थे। वे क्या कर सकते थे? दुश्मन पहले ही सोल टूल फ्रंट पर कब्जा कर चुका था, यह उनकी उम्मीद से परे था। वे दुश्मन की सीमा में गहराई तक थे और सोचने का भी समय नहीं था। वे मुड़कर सन मून एम्पायर की ओर भागने लगे। उन्हें पता नहीं था कि सोल टूल फ्रंट के अंदर मुश्किल से कोई था। वे सिर्फ सोल टूल फ्रंट की सोल पावर रिजर्व्स और मिल्क बॉटल्स से उसकी लिंक्ड डिफेंस चला रहे थे, जो ज्यादा देर तक नहीं चल सकती थीं। अगर ये दोनों लेजियन थोड़ी दूरी बनाकर लगातार हमला करती तो शायद उन्हें कुछ नुकसान होता, लेकिन सॉल टूल फ्रंट दोबारा हासिल करना मुमकिन था। लेकिन जैसा हो युहाओ ने जूजी के साथ देखा था, भले ही शिकार श्रेक सिटी न हो, फिर भी श्रेक को अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए थी। उसी वजह से ये दो लीजेंस भी यहां जरा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाईं। हुओ युहाओ और तंग वुतोंग के घात ने उनके दिलों में गहरा डर बैठा दिया था। दोनों लीजेंस ज्यादा दूर नहीं निकली थीं कि हुओ युहाओ और तंग वुतोंग सोल टूल फ्रंट के बाहर प्रकट हो गए। वे अपने साथियों से मिले और तुरंत हुओ युहाओ ने शू संशी को ढूंढा। संशी, डोलिंग सिटी की हालत अच्छी नहीं है। शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और रॉयल पैलेस पूरी तरह नष्ट हो गया है। पता नहीं रॉयल फैमिली में कोई बचा भी है या नहीं। ऐसा करते हैं, तुम लोग यहीं रहो और डूलिंग सिटी की ओर बढ़ो। हमारी पहचान श्रेक एकेडमी के सदस्यों की उत्तर कर बताना। वहां व्यवस्था बहाल करने में मदद करना और रॉयल फैमिली के बचे लोगों को खोजो। वूटोंग और मैं इन दोनों सोल इंजीनियर लीजेंस का पीछा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वे सीधा सन मून एम्पायर तक बिना रुके उड़ पाएंगे। उन्हें रास्ते में कहीं आराम करना ही पड़ेगा। वही हमारा मौका होगा। हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों लीजेंस डाओलिंग एम्पायर से जिंदा बाहर न जाए। हम डाओलिंग एम्पायर की रॉयल फैमिली का बदला लेंगे। शू संशी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम लोग जाओ। डाओलिंग सिटी हमें सौंप दो। तुम सही कह रहे हो, लेकिन शू संशी के दिल में एक भारी आह थी।
अब जो भी कहा जाए, देर हो चुकी थी। सन मून एम्पायर बहुत चालाक था। उन्होंने सिर्फ डोलिंग एम्पायर पर हमला नहीं किया, उन्होंने सीधा रॉयल पैलेस की हत्या योजना बनाई। उनकी सोल इंजीनियर लीजेंस की ताकत ऐसी स्कर्मिश में पूरी तरह खुल जाती है। अगर स्टार लुओ एम्पायर पर ऐसा हमला होता, तो शायद वे भी डूलिंग एम्पायर से बेहतर नहीं करते। आखिरकार वे सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस में बुरी तरह हार गए। अगर वे सन मून एम्पायर में होते, तो जब तक उनके पास हो युहाओ जैसी क्षमताएं न होती, जो पूरे समूह को छिपा सके और स्पेशल पावर का उपयोग कर सके, वे इस लगभग अभेद्य निगरानी व्यवस्था में किसी भी घात हमले में सफल नहीं हो सकते थे। अब उन्हें अपने सोल टूल फ्रंट पर किसी को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं थी। वे डूलिंग एम्पायर की स्थिति स्थिर होते ही किसी को वापस भेजकर उसे फिर से अपने नियंत्रण में ले सकते थे। हुओ युहाओ ने तांग वूतोंग का हाथ पकड़ा और आसमान में उड़ते हुए उन दो सोल इंजीनियर लीजेंस की दिशा में बढ़ गए। हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन भले ही पूरे देश को नहीं ढक सकती थी, लेकिन दो सोल इंजीनियर लीजेंस का पीछा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। डो लिंग सिटी के अंदर धुआं और धूल पूरे हवा में फैल चुके थे। ज्यादातर रॉयल पैलेस एक भयंकर हमले में अपने केंद्र से ढह चुका था। सिर्फ बाहरी दीवारें ही कहीं कहीं टूटी फूटी हालत में खड़ी थीं। पूरे शहर में हर तरफ दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं और पूरा शहर अफरा तफरी में था। शहर की रक्षा सेना छोटी नहीं थी, लेकिन वे बस किसी तरह व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में लगे थे। राजमहल के नष्ट हो जाने से डाओलिंग एम्पायर के नागरिकों का मुख्य सहारा ही टूट चुका था। सुसनशी, जांग नन्नन, ये गुई, नन क्यू और जी ज्वेचन के साथ डाओलिंग सिटी की दीवारों के नीचे पहुंचे। धुएं और धूल को देखते हुए उनके चेहरे और भी काले पड़ते जा रहे थे। सुसनशी के भीतर सिर्फ हेवनली सोल एम्पायर का ही नहीं, बल्कि आधा खून डाओलिंग एम्पायर का भी बहता था। उसकी मां डाओलिंग एम्पायर की पिछली प्रिंसेस थी, पिछले एम्परर की सबसे छोटी बहन, यानी मौजूदा एम्परर की आंट। बेशक यह तब मान्य है जब मौजूदा एम्परर अभी जीवित हों। सुसनशी बचपन में अपनी मां के साथ डाओलिंग एम्पायर आया था और उसने अपने कजन यानी एम्परर को एक बार देखा भी था, हालांकि उसके बाद बहुत कम संपर्क रहा। डाओलिंग एम्पायर के शाही परिवार ने उसकी मां की शादी का कड़ा विरोध किया था। वह पिछले एम्परर की सबसे प्रिय बेटी थी, लेकिन घमंडी प्रिंसेस ने अंत में अपना प्रिंस चार्मिंग चुना और सुसनशी के पिता के साथ भाग गईं। जब वह वापस आईं, तो उनके साथ सुसनशी था। इसी वजह से डाओलिंग एम्पायर के शाही परिवार ने सुसनशी के परिवार को नापसंद किया और उन्हें अलग थलग रखा। यह बात सुसनशी की सबसे गहरी गुप्त बातों में से एक थी, यहां तक कि जांग नानन भी इसके बारे में नहीं जानती थी। डाओलिंग सिटी के धुएं और मलबे को देखते हुए सुसनशी के दिल में कई भावनाएं उठीं। यह उसकी मां का मायका था। डाओलिंग एम्पायर के शाही खून की कुछ बूंदें उसकी रगों में अभी भी थीं। ओपन द गेट्स। सुसनशी ने किले की दीवारों की ओर देखा। गेट बंद थे और सैनिक दीवारों पर उदासी और सतर्कता के साथ गश्त कर रहे थे। कौन है वहां? दीवारों पर लगे धनुष और सोल टूल्स एकदम नीचे की ओर तान दिए गए। पूरे शहर में डर और तनाव फैला हुआ था। ऐसे माहौल में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति सामने आता तो हमला किया जा सकता था। हम श्रेक अकादमी से हैं, हम आपकी सहायता करने आए हैं, सुसनशी ने अपनी आवाज धीमी करके कहा। श्रेक अकेडमी? इसका सबूत क्या है? दीवारों पर मौजूद जनरल अपनी घबराहट छुपा नहीं पा रहा था। सुसनशी ने अपना श्रेक एकेडमी इनर कोर्टयार्ड का आइडेंटिटी टोकन उठाकर दिखाया। हर साम्राज्य के लिए टेलीस्कोपिक सोल टूल्स जरूरी होते हैं। दीवारों पर मौजूद सैनिकों ने टोकन को देखा और फिर सुसनशी को उसे ऊपर फेंकने के लिए कहा। सुसनशी चिंतित भी था और अधीर भी, लेकिन इस समय कुछ नहीं कर सकता था। उसने मजबूरी में टोकन ऊपर फेंक दिया। टोकन ऊपर पहुंचते ही जल्दी से जांच लिया गया और फिर शहर का दरवाजा आखिरकार खोला गया। लगभग 30 साल का एक जनरल बाहर आया। सुसनशी और उसके साथियों को युवा देखकर भी उसने कोई अनादर नहीं किया, क्योंकि श्रेक एकेडमी से आने वाले लोगों को उम्र से नहीं आंका जाता। इनर कोर्टयार्ड के छात्र 20-22 साल की उम्र में ही बहुत शक्तिशाली होते हैं। शहर के अंदर की स्थिति क्या है? सुसनशी ने पूछा। मुझे ठीक से पता नहीं। दुश्मनों का हमला बिना चेतावनी के आया। वे अचानक प्रकट हुए और सीधे रॉयल पैलेस पर हमला कर दिया, फिर हमारे सभी महत्वपूर्ण ठिकानों पर। हमें भारी नुकसान हुआ है। द रॉयल पैलेस। यह कहते कहते जनरल की आवाज कांपने लगी। भले ही उसे पूरा हाल पता नहीं था, पर दीवार से पैलेस की दिशा देखकर वह विनाश साफ समझ सकता था।
वह खुद दीवारों पर तैनात था जब क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल रॉयल पैलेस पर गिरा था। उस एक पल में उसे लगा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। पूरा महल एक विशाल नारंगी लाल गोले में बदल गया और उसके बाद वह डरावना विस्फोट आया। शहर के सोल इंजीनियर्स को दुश्मनों ने तुरंत कुचल दिया। फिर वे शहर की रक्षा सेना पर आ गए। सेना की संख्या कम नहीं थी, लेकिन वे संगठित नहीं थे, इसलिए भारी हताहत हुए। कई बड़ी इमारतें पूरी तरह ढा दी गईं। शू संशी का चेहरा बहुत काला हो गया, लेकिन वह शांत बना रहा। भले ही हमें पक्का नहीं पता कि रॉयल फैमिली में कोई बचा है या नहीं, पर इस समय मुझे आपकी पूरी मदद चाहिए ताकि हम डाउलिंग सिटी में तुरंत व्यवस्था बहाल कर सकें। हमारे साथियों ने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया है और दोनों सोल इंजीनियर लीजेंस पीछे हट चुके हैं। अभी कोई हमला नहीं होगा, इसलिए आपको शहर के गेट की रक्षा करने की जरूरत नहीं। अपने लोगों को लेकर मेरे साथ शहर के अंदर चलिए। हम तुरंत व्यवस्था संभालेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जनरल ने तुरंत मना कर दिया और ऊपरी नजरों से शू संशी को देखने लगा। वह कैसे शहर के गेट छोड़कर जा सकता था? शू संशी ने कुछ नहीं समझाया। उसने सिर्फ अपनी गर्दन से एक नेकलेस उतारा। चेन पतली और चांदी की थी, लेकिन नीचे लटक रहा पेंडेंट बहुत खास था। वह हल्का सुनहरा टोकन था जिसमें 6 रत्न जड़े हुए थे। हर रत्न अलग आकार और साइज का था, लेकिन मिलकर वे डाउलिंग शब्द का आकार बनाते थे। उनमें हल्की सोल पावर भी चमक रही थी। जनरल यह देखकर हैरान रह गया। उसने शू संशी की ओर देखा और तुरंत एक घुटने पर झुक गया। ग्रीटिंग्स प्रिंस। प्रिंस जांग नन्नन, नान क्यू क्यू, ये गुई और जी ज्वेचन सब दंग रह गए। शू संशी कब डूलिंग एम्पायर का प्रिंस बन गया? वे नहीं जानते थे कि पिछले एम्परर ने यह पेंडेंट उसकी मां को दिया था, अपनी सबसे प्रिय बेटी को। यह पेंडेंट रॉयल फैमिली की पहचान और उच्च दर्जे का प्रतीक था। यह सिर्फ प्रिंस की उपाधि मिलने पर दिया जाता था और डाउलिंग एम्पायर में ऐसे पेंडेंट्स बहुत कम थे। जब सू संशी की मां अपने प्रेमी के साथ भागी थीं, पिता ने यह पेंडेंट वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसने इसे छिपा दिया और यादगार के तौर पर रख लिया। बाद में यह पेंडेंट सू संशी को मिल गया। सू संशी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे यह पेंडेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह इस दिन से डरता था, लेकिन आज डाउलिंग एम्पायर का खून उसकी रगों में था और उसे जिम्मेदारी लेनी ही थी। शू सांशी ने नेकलेस वापस पहनते हुए धीरे से कहा, स्थिति बहुत गंभीर है। तुरंत मेरे साथ शहर में चलिए और शहर की रक्षा सेना को पीछे बुलाकर व्यवस्था बहाल कीजिए। हमें डू लिंक सिटी को फिर से अराजकता में नहीं डूबने देना है और किसी की जान नहीं जानी चाहिए। यस। जनरल तुरंत खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जो खालीपन और निराशा थी, वह अब विश्वास में बदल चुकी थी। उसे भले ही नहीं पता था ये प्रिंस कौन है, पर कम से कम रॉयल फैमिली का कोई व्यक्ति अभी जीवित था, यानी उम्मीद अभी बाकी थी। जनरल ने तुरंत आदेश दिए। 2000 सैनिकों में से 1500 को वापस बुलाया और खुद उनका नेतृत्व करते हुए सू सांशी और उसके साथियों के साथ शहर में प्रवेश किया। डूलिंग सिटी को इस समय तुरंत स्थिरता की जरूरत थी। यहां शू सांशी ने अपनी पहचान बताकर शहर में व्यवस्था संभालना शुरू किया। उधर हुओ यूहाओ और तांग वूतोंग ने उन 2 सोल इंजीनियर लीजेंस को पकड़ लिया था। दूर से ही उनके सटीक और अनुशासित गठन साफ दिखाई दे रहे थे। हुओ यूहाओ ने मन ही मन एक हल्की आह भरी और तांग वूतोंग से कहा, सन मून एम्पायर वाकई सोल इंजीनियर्स को प्रशिक्षित करने, तैयार करने और कमांड करने में हमसे बहुत आगे है। उनकी फॉर्मेशन और लिंक्ड सोल टूल्स देखो। वे सच में बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजेंस कहलाने के लायक हैं। तेंग वूतोंग ने कहा, तो अब हम क्या करें? उनकी इस हालत में उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल है। लिंक्ड सोल टूल्स सच में बहुत दिक्कत देते हैं। अगर इन सोल इंजीनियर लीजेंस के पास लिंक्ड सोल टूल्स न होते, तो हुओ यूहाओ और तांग वूतोंग अपनी इमिटेशन और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन की गुप्त क्षमता से आसानी से घात लगाकर इन सभी सोल इंजीनियर्स का सफाया कर सकते थे। लेकिन लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर के साथ यह लगभग असंभव हो गया था। जब तक वे अपनी लिंक्ड डिफेंस बनाए रखते, एम्बुश का उन्हें कोई डर नहीं था। हुओ यूहाओ ने कुछ पल सोचा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने कहा, क्या ये सच में सोचते हैं कि इस तरह बच निकलेंगे? मैं देखना चाहता हूं कि वे अपनी रक्षा कब तक बनाए रख सकते हैं, या फिर हमारी पीछा करने की क्षमता कितनी तेज है। यह कहते ही हुओ यूहाओ की स्टोरेज रिंग चमकी और उसके हाथ में एक सोल कैनन आ गया। यह सोल कैनन बड़ा नहीं था। इसका मुंह लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ा था। पूरा कैनन काला था और उससे हल्की सोल पावर लहरें उठ रही थीं।
हुओ युहाओ ने उसमें सोल पावर डाली और कैनन हल्की गुनगुनाहट करने लगा। उसने उसे अपने कंधे पर रखा और बिना निशाना लगाए फायर का बटन दबा दिया। एक चकाचौंध लाल रोशनी कैनन से निकली और दूर मौजूद उन दो सोल इंजीनियर लीजेंस की तरफ धड़धड़ाते हुए चली गई। यह एक साधारण बर्स्टिंग कैनन था और इसका असर भी बहुत सीधा था। यह एक तेज एक्सप्लोसिव फोर्स और हाई टेम्परेचर पैदा करता था, जिससे भारी नुकसान होता था। हुओ युहाओ ने यह बर्स्टिंग कैनन खुद बनाया था। यह एक क्लास 7 सॉल टूल था, लेकिन इसका अटैक पावर केवल क्लास 5 सॉल टूल के बराबर था। क्लास 7 और क्लास 5 सॉल टूल के बीच बहुत फर्क होता है, लेकिन जब इसका अटैक पावर क्लास 5 के बराबर था, तो फिर यह सॉल टूल क्लास 7 क्यों था? कारण बहुत साधारण था। हुओ युहाओ ने इसके दूसरे पहलुओं को मैक्सिमाइज किया था, इस मामले में उसकी रेंज को। हुओ युहाओ का यह बर्स्टिंग कैनन 10 किलोमीटर यानी 10,000 मीटर तक मार कर सकता था। यह कुछ स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स के बराबर था। जब उसने यह क्लास 7 सोल टूल बनाया था, तब श्वानज़िवेन ने भी उसकी तारीफ की थी। श्वानज़िवेन बहुत सख्त और मांग रखने वाले शिक्षक थे और वे कभी भी अपने छात्रों की प्रशंसा नहीं करते थे जब तक कि वे कोई असाधारण उपलब्धि हासिल न कर लें। हुओ युहाओ वह व्यक्ति था जिसे उनसे सबसे ज्यादा तारीफ मिली थी, पर फिर भी ऐसी तारीफें बहुत कम होती थीं। इतनी दूर तक मार करने वाला सोल कैनन, जो स्टेशनरी सोल टूल भी नहीं था, सोल इंजीनियर्स के इतिहास में बहुत दुर्लभ था। यहां तक कि अगर श्वानज़िवेन खुद भी इसे बनाते, तो शायद हुओ युहाओ से बेहतर नहीं कर पाते। हुओ युहाओ ने यह सोल कैनन किसी खास वजह से बनाया था और उसका लक्ष्य बहुत सीधा था। जरूरत पड़ने पर वह अपने दुश्मनों को आकर्षित कर सके। स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स बहुत महंगे होते हैं और वे एक बार ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि इस कैनन को बनाते समय हुओ युहाओ ने कई रेयर मेटल्स का इस्तेमाल किया था, जो बेहद कीमती थे, लेकिन यह कैनन बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था। हुओ युहाओ ने कैनन चलाया और कैनन शेल हवा में तेजी से बढ़ने लगा। यह शेल स्ट्रीमलाइन था और खजूर की गुठली जैसा दिखता था और सीधे सन मून एम्पायर की दोनों सोल इंजीनियर लीजेंस की ओर जा रहा था। शेल की शुरुआती रफ्तार बहुत तेज नहीं थी, लेकिन डरावनी बात थी इसकी बाद की एक्सेलरेशन। 100 मीटर उड़ते ही शेल की स्पीड अचानक बढ़ गई। फिर शेल दो टुकड़ों में बंट गया, एक हिस्सा उसे और आगे धकेलने के लिए, जबकि दूसरा हिस्सा अविश्वसनीय स्पीड से आगे बढ़ता गया। यह सब एनर्जी स्टेट में ही पूरा हो गया। इससे स्पष्ट था कि यह अत्यंत असाधारण सोल टूल था। बूम! एक धमाके के साथ नारंगी लाल चमक फैली जब शेल उनके डिफेंसिव बैरियर से टकराकर फट गया। जब शुरुआत में हुओ युहाओ और तांग वूतोंग ने इन दोनों लीजेंस पर हमला किया था, तब जिन सोल इंजीनियर्स ने किसी तरह बचकर देखा था, वे ठीक से समझ नहीं पाए थे कि हुआ क्या था। लेकिन शा शुआनचेन पर हुए अचानक हमले और अपनी भारी हताहतों के बाद वे बेवकूफ होते अगर समझ न पाते कि क्या हो रहा है। इसलिए ये सोल इंजीनियर्स बेहद सतर्क थे। वे डिफेंसिव बैरियर को बनाए रखते हुए आगे उड़ रहे थे। जब वह एक शेल उनके डिफेंसिव बैरियर से टकराया, तो लगभग हर सोल इंजीनियर ने तुरंत अपने लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर को उच्चतम स्तर पर बढ़ा दिया। ईवल टायरेंट लीजन ही नहीं, इंपीरियल ड्रैगन लीजन ने भी यही किया। दोनों लीजन्स की लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर्स तुरंत सक्रिय हो गईं और वे लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स भी चार्ज करने लगे ताकि किसी भी वक्त अटैक किया जा सके। उनकी प्रतिक्रिया कमाल की तेज, सही और बिल्कुल सटीक थी। शू तिanyuan और शिया शुआनचेन जैसी कमांडर्स को भी उनकी प्रतिक्रिया में कोई कमी नहीं लगी। लेकिन एक समस्या थी। वह समस्या बेहद सरल और सीधी थी। दुश्मन कहाँ है? सिर्फ एक सोल कैनन दागा गया, लेकिन दुश्मन का निशान तक नहीं दिखा और ऊपर से वह अटैक इतना कमजोर था कि उससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। सन मून एम्पायर ने बर्स्टिंग कैनन्स को लगभग अप्रचलित कर दिया था, क्योंकि उनमें कोई खास खासियत नहीं थी। उन्हें बस कुछ शहर डिफेंस में इस्तेमाल करते थे। बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन्स तो उन्हें लगभग इस्तेमाल नहीं करते थे। वे पियर्सिंग कैनन्स पसंद करते थे, जो बैरियर्स के खिलाफ ज्यादा असरदार होते थे, या डीकॉम्पोजिशन कैनन्स जैसी और भी ज्यादा विनाशकारी चीजें। दोनों लीजन्स लगभग 5 मिनट तक हवा में रुके रहे, डिफेंसिव बैरियर्स पूरी ताकत पर। लेकिन दुश्मन कभी दिखाई नहीं दिया। हुओ युहाओ ने एक हाथ से टंग वूतोंग का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में बर्स्टिंग कैनन था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। टंग वूतोंग ने उलझन में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? हुओ युहाओ ने जवाब दिया, मैं बस उन्हें बता रहा हूं कि मैं यहां हूं, ताकि वे और ज्यादा सतर्क रहें
और हर समय पूरी ताकत लगाए रखें। तंग वूतोंग बेहद तेज दिमाग वाली थी और उसने तुरंत समझ लिया, तुम उन्हें हर समय पीक कंडीशन में रहने पर मजबूर कर रहे हो। तुम कितने शातिर हो। हुओ युहाओ ने कहा, मैं शातिर हूं? वे भी कोई अच्छे लोग नहीं हैं। हाय, पता नहीं डाउलिंग सिटी की क्या हालत होगी। उम्मीद है कि थर्ड सीनियर ब्रदर और बाकी लोग वहां हालात स्थिर कर पाएंगे। कम से कम वे आंतरिक व्यवस्था संभालते रहे। टेंग वुतोंग ने कहा, उनकी योजना कितनी निर्दयी और चालाक है। अगर डूलिंग एम्पायर के फ्रंट लाइन वाले इलीट्स को महल की हालत पता चल गई, तो वे शायद सीधे सन मून एम्पायर से भिड़ने निकल पड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ, तो वे जूजी के जाल में फंस जाएंगे। जूजी वाकई दिमाग से खेलती है। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया। वही बात उसे भी चिंता दे रही थी। जूजी की योजना को रोक पाना लगभग असंभव था। नो मैटर वॉट, हमें सबसे पहले इन दोनों सोल इंजीनियर लीजेंस को खत्म करना होगा। हम सन मून एम्पायर से खुले मैदान में अब मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उनकी ताकत लगातार कम करनी होगी। सोल टूल्स तो वे बहुत बना लेते हैं, लेकिन इलीट सोल इंजीनियर्स को तैयार करने में समय लगता है। अगर हम उनकी सोल इंजीनियर ताकत को लगातार कम करते रहे, तो एक दिन सन मून एम्पायर इतना शक्तिशाली नहीं रहेगा। इधर हुओ युहाओ की बात खत्म होते ही दोनों लीजेंस को समझ आ गया कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, और वे फिर आगे बढ़ने लगे। वे खोज भी नहीं सकते थे, क्योंकि हुओ युहाओ और तंग वुतोंग इतने ताकतवर थे कि वे बिखरने का जोखिम नहीं ले सकते थे। बस डिफेंसिव बैरियर बनाए रखना ही सुरक्षित था, लेकिन इससे सोल पावर लगातार खर्च होती रहती थी। वे लिंगडू सिटी से लड़कर आए थे। चाहे डूलिंग एम्पायर कितनी भी मजबूत सेना भेजे, राजधानी डाउलिंग सिटी में काफी सुरक्षा होती ही है। इन दोनों लीजेंस ने शहर की रक्षा कर रही सेना से लड़ते समय काफी ऊर्जा खर्च कर दी थी। फिर हुओ युहाओ और तांग वूतोंग के अचानक हमले ने और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और वे बिना आराम किए भागे। उन्हें अब तक बिल्कुल आराम नहीं मिला था। सोल इंजीनियर्स की सोल पावर सीमित होती है। पूरी सोल मास्टर दुनिया में भी बहुत कम लोग बैटल के दौरान सोल पावर रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे हुओ युहाओ। उसके लिए तेज उड़ान भी कोई समस्या नहीं थी। यहां तक कि टाइटल डुलुओ भी लंबी दूरी तक तेज उड़ने में सोल पावर खर्च करते हैं। और इन दो लीजेंस के ज्यादातर सोल इंजीनियर्स के पास तो केवल 4 सोल रिंग्स थे। वे उड़ने वाले सोल टूल्स, मिल्क बॉटल्स और दूसरे उपकरणों की मदद से उड़ रहे थे, लेकिन यह मदद भी सीमित थी, और ऊपर से डिफेंसिव बैरियर भी बनाए रखना था। इसलिए जब उन्हें एहसास हुआ कि दुश्मन सामने नहीं आएगा, तो दोनों कमांडरों के चेहरे उतर गए। उन्हें पता चल गया कि दुश्मन क्या कर रहा है। युद्ध के मैदान पर एक बहुत साधारण लेकिन बेहद असरदार रणनीति होती है, हरासमेंट। हरासमेंट मतलब तुम आराम नहीं कर सकते। हरासमेंट मतलब तुम हर समय सतर्क रहो। हरासमेंट मतलब तुम्हारी सोल पावर धीरे धीरे खत्म होती जाए। यह टॉप टियर सोल इंजीनियर्स के लिए समस्या नहीं थी, लेकिन उनके अधीन काम करने वाले सोल इंजीनियर्स ऐसा नहीं कर सकते थे। एक समय आएगा जब वे डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाए नहीं रख पाएंगे, और जब ऐसा हुआ तो शायद उनका अंत शुरू हो जाएगा। क्या करें, ब्रदर सिया? शू तियान ने धीमी आवाज में पूछा। वह नहीं चाहता था कि सैनिक कुछ सुने। सिया, सुआंचन का चेहरा काला था। मुझे डर है कि हम बड़ी मुसीबत में हैं, ब्रदर शू। हमारे दुश्मन ताकतवर भी हैं और चालाक भी। अगर उन्होंने हमें ऐसे परेशान करने का फैसला किया है, तो वे इसे जारी रखेंगे। हम बस सोल पावर बचा सकते हैं, और डाउलिंग सिटी से जितना दूर जा सकें, जाइए। फिर किसी सुरक्षित जगह पर आराम करेंगे। क्या तुम कह रहे हो कि हमें किसी दूर जगह जाकर एक लीजन को पहरा देना होगा जबकि दूसरा लीजन आराम करेगा, ताकि सोल पावर रिकवर हो सके? हाँ, यही एक विकल्प है। वे दोनों स्पेस जंप कर सकते हैं। हम चाहे जाल भी बिछा लें, शायद दम रोक ना पाएं, और कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। हमें बस बचकर रहना है और अपनी ताकत बनाए रखनी है। अगर हम सोल पावर रिकवर करते रहें, तो एक समय आएगा जब वे खुद ही पीछे हट जाएंगे। शू तियान ने गुस्से में कहा, यह बहुत घुटन भरा है। अगर मैं कभी उन दोनों को पकड़ लूं, तो उन्हें लाख टुकड़ों में कर दूंगा। शाश्वंचन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शांत रहो ब्रदर शू, हमारे लोग हमें देख रहे हैं। यही एक रास्ता है। अफसोस बस इतना है कि हम डाउलिंग सिटी के बहुत पास हैं। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। सबको तेज उड़ान का आदेश दो, ताकि हम डाउलिंग सिटी से और दूर जा सकें, फिर उतरकर आराम करेंगे। दोनों ने जल्दी से बात खत्म की और तुरंत अपने सोल इंजीनियर्स को तेजी से आगे बढ़ने का आदेश दिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।